नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सीधे चलते हैं साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, साहब की आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। आवाज पे गौर करिए। आवाज नहीं निकल रही है बंदे की। आगे देखिए। और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के अल्फाज मुंह में नहीं आ रहे हैं। और जिसको भाई साहब आर्टिफिशियल कैप कह रहे हैं, 1992 में इंदिरा साहनी केस में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाई थी कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा तो वो जो संविधान का मूल भाव है, जो कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। तो आज भाई साहब जिसको आर्टिफिशियल कैप कह रहे हैं, ये कैप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। ये तुम्हारा एनालिसिस है कि कहां पर ज्यादा जबरदस्त कैप लग रही है और कहां हल्की फुल्की लग रही है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में अगर हल्की फुल्की कैप लग जाए, कॉस्मेटिक कैप लग जाए, तो इस पर किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब साहब ये डिमांड रखेंगे, जो इनका मन है, आगे जाकर कास्ट सेंसस खत्म होने के बाद, कि भैया 50% की दीवार तोड़िए, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़िए, और जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून बनने चाहिए, ये तब बोलेंगे। देखिएगा कि वो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आगे देखिए। पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली जब देर रात आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से मिलने गए, जिसके अगले दिन अश्वनी जी ने यह घोषणा की कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि आने वाली जो जनगणना होगी उसके साथ जाति जनगणना भी होगी। तो जब मोहन भागवत जी गए रात को, तो भाई साहब को यह लगा कि वो पाकिस्तान के मुद्दे को लेके गए हैं, लेकिन इन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि वो पाकिस्तान के मुद्दे को लेके नहीं गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को लेके नहीं गए थे, वो इस मुद्दे को लेके गए थे। तभी ये कह रहे हैं कि भाई सडनली उन लोगों ने ऐसा कर दिया। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि आज से लगभग 18 साल पहले की बात है। जो लोग आज बड़ी शौक से आईपीएल देखते हैं, एक्चुअली आईपीएल की कहानी आईसीएल से शुरू हुई थी, इंडियन क्रिकेट लीग से। जी एंटरटेनमेंट ने कपिल देव के साथ मिलकर यह आइडिया फ्लोट किया था कि हम 20-20 ओवर का 20-20 मैच कराया करेंगे। बीसीसीआई को लगा यह आइडिया बड़ा जोरदार है। पहले बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को यह हिदायत दी कि तुम आईसीएल में जाकर नहीं खेलोगे। फिर जी एंटरटेनमेंट ने यह कहा कि जो लोग रिटायरमेंट के कगार पर थे, जो अभी क्रिकेट खेल रहे थे देश में और दुनिया में, हम उनको हायर कर लेंगे जो रिटायरमेंट के कगार पर थे, जो पता चल रहा था इनके रिटायरमेंट का 1 साल या 2 साल बचा है, उनको हम मोटा पैसा देंगे और आईसीएल खिलाएंगे। फिर बीसीसीआई को लगा कि यार ये तो हमारी बीसीसीआई की दुकान बंद करवा देंगे। ये बात है 2007 की मेरे साथियों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। तो 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च कर दिया आईसीएल के खिलाफ। आइडिया ले लिया, आइडिया अडॉप्ट कर लिया, ये ताड़ के कि ये आइडिया कल को हमारे लिए मुसीबत हो सकता है। और हालात ये हुए कि 2009 तक आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग, जो जी एंटरटेनमेंट ने बनाया था, वो भंग हो गया था। और आईपीएल कहां पहुंच गया? चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे कुश्ती हो, अगर तुम देख रहे हो कि दूसरा आदमी क्या दांव लगा रहा है, या तुम उसका काट निकालो, और अगर काट नहीं निकाल पा रहे हो तो उसी का दांव उसी पे मार दो, और वो दांव मारने वाला ही योद्धा या बाजीगर या खिलाड़ी कहलाता है। तो जहां आलोचना करनी होती है वहां आलोचना करता हूं, जहां दांव मारते हैं नरेंद्र मोदी वहां तारीफ करता हूं। तो नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस अनाउंस करके 2026 में जो जनगणना होगी, जनगणना 2020 में होनी थी, हर 10 साल में होती है, तो उन्होंने यह अनाउंस करके
इन्हीं का दांव इन पर मार दिया है, धोबी पिछाड़ मार दिया है। आईपीएल और आईसीएल का एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को बताया। अब तुम रोते रहो, अब तुम कहो ये आइडिया हमारा था। दुनिया उसको याद रखती है जिसने उसके हाथ में अपने हाथ से चीज रखी। क्या चीज रखी जाएगी, आगे आगे क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, ये आप लोगों को बाद में बताता हूं। 1881 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था और 1931 में आखिरी बार हुआ था। 1931 के बाद ब्रिटिशर्स ने भी कास्ट सेंसस करना बंद कर दिया था और इनके नाना जी, इनकी दादी जी वगैरह वगैरह ने भी कास्ट सेंसस करने को मना कर दिया था। 2011 आते आते मनमोहन सिंह जी ने दबाव में यह वादा किया कि मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जो कास्ट सेंसस हुआ उसको उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक सेंसस कराया और जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं करी 2014 तक, जो 2015 में आकर बीजेपी की सरकार ने उसको आकर पब्लिक किया। तो ये तो कहानी हो गई। और जो ये 50%, 52% ओबीसी का अनुमान है, ये 1931 के कास्ट सेंसस के आधार पर है साथी। तो ये तो हो गई इसकी रूपरेखा। जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सडनली 11 साल बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने तुम्हारा दांव देखकर तुम्ही पे दांव मार दिया। जो आपके पिताजी ने, आपकी दादी जी ने, आपके उससे पहले नाना जी ने, आपके मनमोहन सिंह ने नहीं किया। इसी को बाजीगर कहते हैं और इसी को खिलाड़ी कहते हैं और इसी को आसान भाषा में चीटिंग भी कहते हैं। आगे चलिए। सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। आवाज देख रहे हैं कैसी निकल रही है। बंदे की हालत ऐसी है कि धक्का मार दो तो बेहोश हो जाए। आगे देखिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। आपका कर्नाटका भी एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, जहां कास्ट सेंसस होने के बाद आपकी कांग्रेस पार्टी में जूते चल गए हैं और उस कास्ट सेंसस को फर्जी बताया जा रहा है, उसके विरोध हो रहे हैं और उस कास्ट सेंसस को रोक दिया गया है राहुल गांधी जी। ये बात मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में करूंगा। आगे चलिए। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। हाँ, आप अपना विपक्ष का रोल बहुत अच्छी तरह निभाते रहिए। आप विपक्ष में बैठ के सरकार को नए नए दांव सिखाते रहिए। सरकार को जो दांव समझ में आएगा वो चीटिंग करके आपसे चुरा लेगी और वो दांव धोबी पिछाड़ आप ही पर मार देगी। आप विपक्ष में बैठे हुए इस देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसीलिए इसी सकारात्मक विपक्ष के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम 10 से 15 साल राहुल गांधी जी, आप और आपकी बहना अभी विपक्ष में बैठकर नए नए आइडिया नरेंद्र मोदी जी को देते रहें। आगे चलिए। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, जो बिहार का डिजाइन है और जो कर्नाटका के डिजाइन की तो इन्होंने बात ही नहीं करी, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी में आज से आपस में जूते चल गए हैं। तो साहब, बिहार का डिजाइन और तेलंगाना के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। जो बिहार का डिजाइनिंग हुआ था वो कब हुआ था? वो नीतीश कुमार कब थे जब हुआ था? क्या उस टाइम नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे जब हुआ था? नहीं हुआ था। नीतीश कुमार उस टाइम तेजस्वी के साथ थे जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था। पहले तेजस्वी जी को सुन लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा इस पे मजेदार विश्लेषण करके बताता हूं कि आगे क्या गुड़ गोबर होने जा रहा है, किस तरीके से विपक्ष ने जो उड़ता तीर जा रहा था
पकड़ा विपक्ष ने, लेकिन घुमा पॉलिटिकल पार्टी अति पिछड़ों को वोट देती है, टिकट देती है। जहां पिछड़े ज्यादा होते हैं, पिछड़े में भी कहां यादव ज्यादा हैं, कहां कुर्मी ज्यादा हैं, कहां लोध ज्यादा हैं, कहां भूमियार ज्यादा हैं, कहां पटेल ज्यादा हैं, कहां कोई ज्यादा है, इसी हिसाब से देती है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि राहुल गांधी अब तेजस्वी से जाकर बैठेंगे कि जो तुम्हारा बिहार में कास्ट सेंसस तुमने कराया था वो गलत मॉडल था, सही मॉडल तेलंगाना का है, और अब ये सरकार से कह रहे हैं कि हमें भी वो मॉडल बनाने के लिए बिठाओ। बिहार के मॉडल के बारे में आपको बता दूं कि जब बिहार का मॉडल बनकर तैयार हुआ था तो लगभग 63% बिहार में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सामने निकल कर आया था। तो बिहार ने जब नीतीश के साथ ये अपनी सरकार चला रहे थे तेजस्वी, तो इन्होंने वहां पर 63% या 65% ओबीसी का आरक्षण अनाउंस कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जब पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इंदिरा साहनी केस 1992 की दुहाई देते हुए कि अगर आरक्षण 50% के ऊपर जाएगा तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते, वो संविधान की कोर वैल्यूज का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए इस बात के लिए कि जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उसको खारिज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की रोक को हम खारिज नहीं कर सकते, और वो मामला ठंडे बस्ते में अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया पूरा किस्सा। अब आने वाले वक्त में जो इन्होंने बात बोली कि कौन सी सीट में कौन सी जाति ज्यादा है वो उसको आरक्षित किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी होता आया है। अब यहां पर दो मामले आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में फंसने जा रहा है। एक मामला यह फंसने जा रहा है कि क्या आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है, जो फिलहाल 1992 का ऑर्डर अभी भी इस देश में प्रिवेल कर रहा है कि नहीं हो सकता है। दूसरा मामला यह फंसना जा रहा है कि इसका लाभ मुसलमानों को मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। कि आखिर में पता चला मुसलमान दांत में उंगली दबाए नजर आए, सर खुजलाता हुआ नजर आए कि यार ये तो आपस में सब चीज बांट के ले गए और हमें तो कुछ यार इसका मिला ही नहीं। और तीसरी बात, जो लोग पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते थे और अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रदेश में पिछड़ों के मठाधीश बने बैठे थे, अपनी छतरी खोले बैठे थे और सबको पिछड़ों में गिना जाता था। अब और उसके चलते आपको पिछड़ा होते हुए पिछड़ों के ऊपर जो ताकतवर पिछड़ा था, जैसे यूपी में आप यादव मान लें, राजस्थान में आप मीना मान लें, आप साउथ में वो कलिंगा, इनको मान लें, ये भी पिछड़े में आते हैं। तो इनका दबदबा रहता था, इनकी छतरी के नीचे पिछड़े के नारे के अंदर सब आ जाते थे। अब जब बंटवारे होंगे, अब जब सबको उसकी आबादी का बताया जाएगा, तो पिछड़े के अंदर पता नहीं कितनी छोटी छोटी छतरियां खुलेंगी, जो तुम्हारी बड़ी छतरी के नीचे से निकलकर अलग अपनी दुकान लगाएंगे पिछड़े वर्ग की। और वो अब आबादी के हिसाब से बेटा तुमसे यानी ऑपोजिशन से उसका हिस्सा मांगेंगे, और जब वो हिस्सा मांगेंगे तो तुम्हारी जो छत्र छाया के नीचे बाकी जो ओबीसी थे, जब बरगद के नीचे कोई पेड़ जन्म नहीं ले पाता या उग नहीं पाता, उसी तरह बहुत सी ओबीसी, बड़ी ओबीसी की छत्र छाया के नीचे अपनी जड़ें नहीं पकड़ पा रही थी, उनको धूप नहीं मिल रही थी, फोटोसिंथेसिस पॉलिटिकल नहीं हो पा रहा था। अब वो तुम्हारी छतरी के बाहर निकल कर जाएंगे, धूप लेंगे, पानी लेंगे, खाद लेंगे। कौन उन्हें पानी देगा, कौन उन्हें खाद देगा? और अब आने वाले वक्त में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी, जितनी जिसकी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जब ये तमाशा खड़ा होगा तो जिन लोगों को आज लग रहा है कि हमें इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, वो बैठकर दूर तमाशा देखेंगे। जो ओबीसी की आपस में बैटिंग होगी और नेता खड़े होंगे, और शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो अलग अलग कास्टें हैं वो खड़ी होंगी। उसी तरह जैसे शेड्यूल कास्ट के दलित के एक नेता बन के बैठ जाते थे, अब वो दिन अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो जाने वाले हैं। फिर बात आएगी कि साहब क्या नौकरियों में, एडमिशन में वगैरह वगैरह आरक्षण बढ़ेगा?
चलिए 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आरक्षण बढ़ेगा, मान लिया अगर 60-65% हो गया, तो अब यह पूछा जाएगा कि यार ओबीसी के चक्कर में, उदाहरण के तौर पर यूपी में यादव, राजस्थान में मीणा, आप ओबीसी का हिस्सा थे मान लीजिए 40%, ओबीसी का हिस्सा थे 40%, लेकिन आप आरक्षण खा रहे थे 70%। तो अब जो नेता खड़े होंगे और जो सर्वे के बाद चीज निकलेगी तो ये होगा, भैया अगर ओबीसी का आरक्षण 60% है और उसमें आप मान लीजिए आप उसमें 33% हैं, तो भैया 20 सीट आपको मिलेंगी, बाकी 40 आपकी बट जाएंगी। तो जो ओबीसी के मठाधीश बनते थे, जो पीडीए के नाम पर राजनीति करते थे, आने वाले वक्त में हम दूर बैठ के ये तमाशा देखेंगे कि उनके अंदर अपनी अंदरूनी हक की लड़ाई, अपना हिस्सा पाने की लड़ाई जो शुरू होगी, वो ओबीसी के मठाधीशों को सबसे पहले हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, बनिस्बत किसी और को नुकसान पहुंचाएगी या हार्म करेगी। बाकी का तो वैसे ही गुड़ गोबर हो गया है। फिर उसके बाद यह देखा जाएगा कि इसमें माइनॉरिटी यानी मजहब के नाम पर इस पे लाभ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये माइनॉरिटी फिर यानी मुसलमान राहुल गांधी से पूछेंगे कि भैया तुम तो कहते थे जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, हमें तो यार कुछ मिल नहीं रहा है। फिर देखा जाएगा कि ये आरक्षण 50% के ऊपर जाता है नहीं जाता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट इसको मना कर देता है तो फिर शायद कोई अमेंडमेंट या कोई अध्यादेश सरकार लेके आए ना लेके आए, क्योंकि वहां पर ये बोल रहे होंगे कि अब सरकार पार्लियामेंट से कानून बनाए। और अगर 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाता है और उसके नीचे ही रहता है तो बहुत से लोग राजनीति में भी, नौकरी में भी, एडमिशन में भी, प्रमोशन में भी मेरे बच्चे बाबू खड़े होंगे अपने ही ओबीसी का हिस्सा छीनने के लिए कि तुमने बहुत दिन मलाई खा ली, अब हिस्सेदारी हमारी होगी। बाद में भले हम क्रीमी लेयर में आ जाएं, और क्रीमी लेयर का कैलकुलेशन ऐसा है कि बड़े बड़े खाते पीते भी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाते। तो आगे आगे देखिए क्या तमाशा होता है। जो तेजस्वी ने बोला फिलहाल आगे हमारी ये लड़ाई है, यानी ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसी से आप उनका दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जिसको बोलते हैं पुलिंग द कारपेट फ्रॉम अंडर द फीट, ये मोदी जी ने कर दिया है। अब आगे इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, वो वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी का चुनाव 2027 का आने वाला और बिहार के चुनाव में ये जो लड़ाई थी, ये जो एजेंडा था विपक्ष का, ये शून्य हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।